हेलो एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट मंथली कंपाइलेशन का टॉपिक है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पे हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो फिर से लाइमलाइट में आ गया था। हुआ क्या था, मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कांग्रेस की रूलिंग पार्टी थी, कमलनाथ मिश्रा जी जो थे हमारे वो सीएम थे, उनकी पार्टी से 22 रेबल्स एमएलएज ने रिज़ाइन कर दिया था। तो जिसके अंदर बहुत मेजर थे ज्योतिराव सिंधिया जी जो कांग्रेस के थे, उन्होंने फिर बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो करंट फॉर्म जो है एंटी डिफेक्शन लॉ की, उसने प्रूव किया है कि ये बहुत इनइफेक्टिव होता जा रहा है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है। तो इसको समझना है हमें कि ये क्या है, कैसे काम करता है। हल्का सा जान लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। ये 10th शेड्यूल को बोलते हैं हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ। ये 1985 में आया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं इसको हम। इससे होता क्या है कि जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर वो डिफेक्शन करते हैं। डिफेक्शन करते हैं मतलब ये हम आगे देखते हैं डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। और डिफेक्शन क्या होता है, यानी कि अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, उस चीज़ को डिफेक्शन बोलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ का मोटिव क्या होता है, वो होता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट इंश्योर करें, और ये जो लेजिस्लेचर्स होते हैं हमारे एमएलएज एमपीज, ये अपनी साइड चेंज ना करें, यानी कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी तक ना जाए। नेक्स्ट चीज़ होती है, ये जो हमारा लॉ होता है दोनों हाउस, ये पार्लियामेंट में भी होता है, सेंटर लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी वैलिड होता है। अब एक बार ये देख लेते हैं अमेंडमेंट क्या क्या हुआ इसके अंदर। जब ये एंटी डिफेक्शन लॉ इनेक्ट किया गया था तो उन्होंने बोला था कि जो ओरिजिनल पार्टी में स्प्लिट होता है ना, उसको एक प्रोविज़न दिया गया था कि अगर पार्टी के अंदर स्प्लिट होता है और 1/3 ऑफ द मेंबर्स अगर जाते हैं अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में, तो उसको हम वैलिड मानेंगे, उसको हम डिफेक्शन का नाम नहीं देंगे। एक दो एमएलएज अपनी पार्टी छोड़ के जाएंगे तो उसको डिफेक्शन का नाम दिया जाएगा। फिर उन्होंने ये देखने को मिला कि यार ये 1/3 का जो नाम लिया है ना, इसका तो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लग गया है, बहुत सारे के डिफेक्शन जो है लार्ज स्केल पे होने लग गया है। फिर उन्होंने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 2003 में। उसमें उन्होंने क्या डिफाइन कर दिया कि 2/3 मेंबर्स अगर जाएंगे ना, 2/3 मेंबर्स अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी वाले में मर्ज होंगे। इस कॉन्स्टिट्यूशन 91st के बाद उन्होंने मर्जर को इंपॉर्टेंस दे दी थी। अगर 2/3 उसमें जाके मर्ज होंगे, उसको हम लोग डिस्क्वालीफाई करेंगे, उसको हम डिफेक्शन का नाम देंगे। अब डिस्क्वालिफिकेशन होता कैसे कैसे है एडीएल के अंदर, ये देख लेते हैं। मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, इंडिपेंडेंट मेंबर का हो सकता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स का हो सकता है। 1 2 3 डिस्क्वालिफिकेशन के कितने टाइप के मेंबर्स का हो सकता है, 3 टाइप के मेंबर का हो सकता है। अब तीनों को पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले मेंबर्स का 2 ग्राउंड पे हो सकता है। इफ़ द मेंबर वॉलेंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर उसने वॉलेंटरली अपनी पार्टी का मेंबरशिप जो दे दी है उसको डिस्क्वालीफाई कंसिडर कर लिया जाएगा। वॉलेंटरी गिविंग अप द मेंबरशिप इज़ नॉट द सेम एज रिजाइनिंग फ्रॉम द पार्टी। वॉलेंटरी गिव अप करने का मतलब रिज़ाइन करना नहीं होता है। Even without resigning, the legislator can be disqualified if, by his conduct, the Speaker, Chairman of the concerned House draws a reasonable inference that the member has voluntarily given up the membership of the party. Next, if a legislator votes in the House against the direction of his party, अगर वोटिंग हो रही है किसी बिल के ऊपर और जो लेजिस्लेटर यानी कि एमएलए या फिर एमपी, वो अपनी पार्टी के खिलाफ ही अगर वोट कर देता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, होते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट मेंबर्स कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं कि अगर वो मेंबर ऑफ हाउस का मेंबर बनने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो किसी पार्टी का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो अगर एमएलए या फिर एमपी बन जाते हैं उसके बाद अगर वो अपनी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। डिस्क्वालीफाई कर देंगे मतलब उनको एमपी और एमएलए की पोजीशन से हटा देंगे। अब आता है नेक्स्ट हमारा नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होता है, इफ़ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स हिज सीट इन द हाउस। कोई भी नॉमिनी होगा अगर अपनी 6 months के बाद ज्वाइनिंग के अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि आपको सीधे से पता है वो किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण कर सकता है। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं देखो। लेजिस्लेटर चेंज कर सकता है अपनी पार्टी को विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें वो विदाउट डिस्क्वालीफाई हुए पार्टी को चेंज कर सकते हैं। इफ़ द मर्जर बिटवीन 2 पॉलिटिकल पार्टीज एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स, ये वही वाला पॉइंट है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। ये वाला मर्जर हो रहा है अगर पार्टी का, राइट, मर्जर कितने का हो रहा है, 2/3 मेंबर्स का हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन का नाम नहीं देंगे। या फिर एक पर्सन जो है वो अगर स्पीकर या फिर चेयरमैन इलेक्ट कर दिया जाता है तो फिर वो अपनी पार्टी से रिज़ाइन करता है, और वो अपनी पोजीशन स्पीकर और चेयरमैन का रोल प्ले करने के बाद पूरी मतलब टेन्योर के बाद दोबारा से उस पार्टी को ज्वाइन कर भी लेता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, वाई एंटी डिफेक्शन लॉ नीड्स एन ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब होता है पूरी तरह जांच। इस लॉ के अंदर ऐसा क्या है कि इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए।
वो हम जानते हैं। रैम्पेंट डिफेक्शन इन स्पाइट ऑफ द लॉ। रैम्पेंट डिफेक्शन का मतलब कि अनियंत्रण रूप से, मतलब बेकाबू की तरह होकर बहुत सारे डिफेक्शन देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा था आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल में, गोवा में, मणिपुर में, नागालैंड में, तेलंगाना में, उत्तराखंड में, फिर हम लोगों ने कर्नाटका में भी देखा था, अभी हम लोग मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। ये मतलब एक कल्चर बन गया है डिफेक्शन का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चनेबल पोजीशन ऑफ स्पीकर। स्पीकर की पोजीशन जो है ना वो बहुत क्वेश्चनेबल बन चुकी है। उसमें क्या होता है कि जो 10th शेड्यूल होता है ना, वो लोकसभा के स्पीकर को एक पावर दे देता है जिसमें कि वो डिसाइड करते हैं किसी पटिशन के ऊपर कि भाई इस इंसान को डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि जब तक आपके ही हाउस के अंदर से कोई इंसान पिटीशन फाइल नहीं करता स्पीकर को या फिर चेयरमैन को कि भाई इसका एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाए, इसके ऊपर इसकी जांच की जाए, तब तक स्पीकर के पास कोई राइट नहीं है कि वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सके। किसी ना किसी को कंप्लेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो सेम पार्टी से करे चाहे डिफरेंट पार्टी से करे। ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट पार्टी से क्यों करेंगे, उनको तो फ़ायदा ही हो रहा है, उनके पास तो MLA शायद जाने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन जिस पार्टी से ये लोग रिज़ाइन करते हैं वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं, और जनरली वही करते हैं कंप्लेन। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन MLA की जो पावर है स्पीकर के पास, इसको क्वेश्चन किया गया था। इसको क्वेश्चन ये किया गया था कि भाई इसकी कोई जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होती है। तो लोगों ने कंप्लेन की सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसके डिसीजन के ऊपर कोई स्क्रूटनी नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लैरिफाई किया था। कौन से केस में? किहोटो होलन केस 1992 में। उसने स्पीकर्स को बताया था कि देखो ऐसा है, जुडिशियल रिव्यू होगा लेकिन जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस का मतलब है कि जब तक डिसीजन लिया ही नहीं है तब तक कोई भी जुडिशरी जो इंटरफेयर नहीं कर सकती। डिसीजन लेने के बाद उसका जुडिशियल रिव्यू होना ज़रूरी है। राइट। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका के रेबल MLA के केस में कहा था कि जो स्पीकर की पॉलिटिकल एफिलिएशंस है वो डिस्क्वालिफिकेशन के पिटीशन के मामले के बीच में नहीं आनी चाहिए। राइट। फिर डिस्टेबलाइज करता है, इसकी ओवरहॉल करने की ज़रूरत के लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डिस्टेबलाइज करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को और इंटर्न डेमोक्रेसी को। ऑफन हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो वो होस्ट ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। होस्ट ट्रेडिंग का मतलब होता है MLAs MPs का खरीदना बेचना। इनको आप पैसे देकर अपनी पार्टी में बुला सकते हो, तो डिफेक्शन हो जाता है, डिफेक्शन से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो बेसिकली एक अनस्टेबल गवर्नमेंट का फॉर्म ले लेती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से उनका हमेशा से ड्रीम था कि कहीं पर भी स्टेट पे या सेंटर पे जो गवर्नमेंट हो वो हमेशा स्टेबल गवर्नमेंट हो। लेकिन डिफेक्शन के कारण जो है गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाती है बहुत सारी। इसमें बहुत सारा लोड पड़ता है, स्टेट के ऊपर लोड पड़ता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोड पड़ता है, MLAs MPs की फेथ के ऊपर लोड पड़ता है कि किसी ने आपको वोट किया होता है कि आपको वोट करेंगे, लेकिन अगर आप होस्ट ट्रेडिंग कर रहे हो तो मतलब आइडियोलॉजी के ऊपर बात ख़त्म हो जाती है। फिर नो रूम फॉर लेजिटिमेट डिसेंट, यानी कि ऐसा कहीं देखा ही नहीं गया कि जो लोग डिफेक्शन करते हैं उनका कोई मतभेद था अपनी पार्टी से या फिर किसी और की पार्टी से। इसकी कोई वैलिडिटी देखी नहीं गई, इसका कोई लेजिटिमेसी देखने को मिली ही नहीं है। वो अपनी, ये देखो, द लॉ ऑफन रेस्ट्रिक्ट्स द लेजिस्लेटर फ्रॉम वोटिंग इन द लाइन विद हिज कंसाइंस जजमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ हिज इलेक्टोरेट अ पॉलिटिकल पार्टी इशू डायरेक्शन टू MPs। जो हम लोगों ने, ये जो हमारे लेजिस्लेटर होते हैं हम लोगों ने देखा कि वो अपनी बुद्धि से कम काम लेते हैं, बल्कि जो इलेक्टोरेट और जो पॉलिटिकल पार्टी के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा डिसीजन लेते हैं। ऑलराइट, तो सेवरल एक्सपर्ट सजेस्ट दैट द लॉ शुड बी वैलिड ओनली फॉर दोज वोट्स दैट डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि ये जो लॉ है ना उन्हीं के लिए वैलिड होना चाहिए जो वोट गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करती है। फिर उन्होंने बोला कि इट शुड बी ओपन टू इंटरप्रटेशंस, इस लॉ को इंटरप्रटेशन के लिए ओपन कर देना चाहिए। फर्स्ट ग्राउंड फॉर डिस्क्वालीफाइंग ए लेजिस्लेटर और डिफेक्शन पार्टी इज हिज वॉलेंटरली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। पहला जो ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का उसके वॉलेंटरली गिविंग अप का होता है। इस टर्म को बहुत सारे इंटरप्रटेशन की ज़रूरत है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना जो उस ट्रिब्यूनल का, जो कि जनरली स्पीकर और वो होता है चेयरमैन होते हैं उनका, कि वो डिसाइड करेंगे इस बात को कि उसका जो पटिशन था वो वैलिड था या नहीं, वॉलेंटरली था या नहीं था, या फिर किसी से इन्फ्लुएंस होके था, बेसिकली डिसेंट था यानी मतभेद था या नहीं। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि व्हाट आर द वेज हाउ कैन वी स्ट्रेंथन दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि ऑल्टरनेट इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट को ना अमेंड कर देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसमें स्पीकर की जगह एक परमानेंट ट्रिब्यूनल हेड बना दो जो कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या फिर कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो। वो इंश्योर करेगी ऐसे सारे डिस्प्यूट्स को हैंडल करना। तो उसमें क्या रहेगा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। जैसे अपने लोकसभा की बात करते हैं, जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो बीजेपी के उससे आए हैं, वो बीजेपी की साइड से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कोटा थी
और वो बीजेपी की साइड से वो लोकसभा के स्पीकर बने हैं। अब ऑन पेपर वो बायस नहीं है, लेकिन ऑफ पेपर अगर आप देखो तो बहुत सारे उनके डिसीजंस हो सकते हैं, बहुत सारा उनका कंडक्ट हो सकता है जो बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड हो, क्योंकि उस पार्टी से बिलोंग करते थे पहले। फिर उन्होंने कहा कि रीज़नेबल टाइम फ्रेम देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दो कि उस रीज़नेबल पीरियड के अंदर अंदर, इतना टाइम पीरियड के अंदर आपको इसका पिटिशन जो है इसकी स्क्रूटनी करनी है, जो भी ट्रिब्यूनल हेड होगा उसको। एक्सेप्शनल केसेस के अलावा उनको 3 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ डिसाइड कर देनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जिसमें एथिक्स एंड गवर्नेंस और बहुत सारे एक्सपर्ट कमिटीज़ ने रिकमेंड किया था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ना मेंबर्स का, ये तो प्रेसिडेंट करे या गवर्नर करे, किसकी एडवाइस पे करे, इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर करे। यहाँ पर होता है हमारा इलेक्शन वाला ये टॉपिक कंप्लीट। इसके अंदर एक पार्ट जो था ना ये वाला, इसमें रिलेटेड जो न्यूज़ थी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें सिर्फ ये बताया कि बाकी स्टेट्स के अंदर भी कहाँ कहाँ पर और कौन से आर्टिकल की हेल्प से यही डिफेक्शन हुआ है। ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना वैलिड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया है। ओके, थैंक यू।